हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैम्प। माई सेल्फ पूजा। नॉलेज लैम्प पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम जूलॉजी में पढ़ रहे थे मैटर एंड एनर्जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा वेदर है बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। किसी दिन बहुत ज़्यादा धूप निकल आ रही है तो किसी दिन बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड है। तो देखिए, जो ये मौसम का यानी वेदर का जो फ्लक्चुएशन है, इससे आप बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि यही चीज़ों में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और उसी का जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो बी केयरफुल एंड टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। हम जूलॉजी में पढ़ रहे थे मैटर और एनर्जी के बारे में। तो हमने अपने मैटर के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे थे एनर्जी की। तो एनर्जी में भी बहुत कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी। हमने जाना था कि एनर्जी होती क्या है और ये जो है कि मैटर से कैसे रिलेट होती है। ठीक है, हमने एनर्जी में ये भी जान लिया था कि व्हाट इज़ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। उसमें हमने ये जाना था कि कब जो है इस दुनिया को, यानी कि हम सभी को कब ये एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को हमने कब जाना, कब इससे हम रूबरू हुए। ठीक है, तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने, यानी ने कहाँ के साइंटिस्ट ने इस एनर्जी की खोज की और इसको जो है कि ह्यूमन बीइंग की अच्छाई के लिए अप्लाई किया, या फिर कैसे जो है कि हाइड्रोजन बम का विकास हुआ, या फिर कैसे एटॉमिक बम का जो है कि विकास हुआ। इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, आई होप आप उसको रिवाइज करके चल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, उनकी जो रचना होती है वो कैसी होती है। ठीक है, उनकी रचना कैसे होती है और ये कैसे जो है कि जो एनर्जी होता है वो कैसे इन सब से कोरिलेट होता है, यानी कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाने में कैसे कोरिलेट होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो उप परमाणु इकाइयाँ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब ये जो है कि अणुओं की संरचना कैसे करते हैं, कैसे अणु के बनने में ये टेक पार्ट करते हैं, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी। मैंने आपको ये बताया था कि जो उप परमाणु इकाइयाँ होती हैं, यानी कि ये जो बेसिक यूनिट होती हैं एक अणु को बनाने के लिए, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होती हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अब कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट्स में पाया जाता है। और वो ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एनर्जी के स्तर। ठीक है, एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। आई होप आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्या है वो हो सकती है मैक्सिमम 7। ठीक है, यानी कि 7 ऑर्बिट्स जो है कि पाए जाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि बहुत तेज़ी से मूव करता रहता है। क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अणु के, यही टेक पार्ट करते हैं तत्व और यौगिक को बनाने में। मैंने आपको ये बताया था कि जो तत्व होते हैं वो समान मॉलिक्यूल से, यानी कि समान परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और जो यौगिक होता है वो अलग अलग परमाणुओं से मिलके बना होता है। तो मैंने आपको बताया था H2O का एग्जाम्पल लेके। तो H2O में क्या है? H2O की अगर हम आणविक संरचना की बात करें, मॉलिक्यूलर लेवल की हम बात करें, तो H2O यानी कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलके बनाता है जल, यानी कि वाटर। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन के जो है कि मॉलिक्यूल में जो परमाणु जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, और जो ऑक्सीजन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है वही हाइड्रोजन से अटैच होता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो वो किसके थ्रू अटैच होते हैं? वो अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ठीक है, यही चीज़ हम इस हेडिंग के अंतर्गत जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार परमाणुओं की रचना में उप परमाणुवी इकाइयाँ जो है कि स्ट्रक्चर्ड होती हैं, कैसे स्ट्रक्चर्ड होती हैं? ऊर्जा के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होती है। तो ठीक उसी प्रकार तत्व और यौगिकों के अणुओं की रचना में भी भाग लेने वाले परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा के द्वारा एक दूसरे के से बंधे रहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में होते हैं, और वो ऑर्बिट्स क्या कहलाते हैं? ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है,
तो यही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधते हैं और क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, एक तरीके का बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि बंध बनाते हैं। अब ये जो बंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हम पहले इसको जान लेते हैं। तो ये जो बंध होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा आपका होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजी बंध और आयनिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, विद्युत, ठीक है, यानी कि विद्युत संयोजी बंध। आयनिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध, और कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। मैं आपको बार बार रिपीट करके इसीलिए बता रही हूँ ताकि चीज़ें आपको लर्न हो जाए। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी बंध। अब हम सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड को जानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था H2O के बारे में। तो H2O क्या है, H2O जो है, सॉरी, H2O क्या है, ये है आपका एक प्रकार का यौगिक। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की अगर हम संरचना की बात करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो जल बना रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जाता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर जाके इनमें बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तब जाके ये जल की प्राप्ति हमें होती है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन आते हैं और ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो ये शेयरिंग होती है, जो ये साझेदारी है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। यानी कि जहाँ पर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तब जाके जो बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। बट जब जो है कि इलेक्ट्रॉन केवल एक भाग से दूसरे भाग की तरफ जाके संयोजित होगा, यानी कि एक कोई चीज़ है या फिर कोई तत्व है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की बात करें, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, केवल जो है ऑक्सीजन की तरफ से आएगा, हाइड्रोजन की तरफ से नहीं आएगा, केवल ऑक्सीजन की तरफ से आएगा, तब जाके कुछ ये बनेगा, तो उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो बॉन्ड बनते हैं, आयनिक बॉन्ड जो बनता है, उसमें शेयरिंग नहीं होती है, उसमें स्थानांतरण होता है, यानी कि प्लेस चेंज होता है इलेक्ट्रॉन का। एक में मैंने बताया कि आपको शेयरिंग होती है, दूसरे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का केवल जो है कि शेयरिंग नहीं होती, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले में आपको ये समझ में आया कि हम सहसंयोजी क्यों कह रहे थे। तो सहसंयोजी इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही थी, ऑक्सीजन की तरफ से आया और हाइड्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन आया। बट जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, केवल एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है और बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो कितने तरीके के बॉन्ड मैंने आपको बताए, मैंने आपको 2 तरीके के बॉन्ड बताए, जो कि एक था सहसंयोजी, दूसरा था आपका विद्युत संयोजी, ठीक है। तो दोनों को मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दिया है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए नीचे भी इसी तरीके का एग्जाम्पल देके आपको समझाया गया है। तो हम पहले जो है कि H2O की अगर बात करें, तो H2O में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, यानी कि H2O जो है कि कोवैलेंट बॉन्ड का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है या फिर है। इसमें ऑक्सीजन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। ठीक इसके विपरीत जो NaCl होता है, यानी कि नमक जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है आयनिक बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। इसमें सोडियम परमाणु की सबसे जो बाहरी कक्षा होती है, ठीक है, सोडियम परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड परमाणु के पास जाता है और जो है आयनिक बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, तब हमें नमक की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप हम क्या बात करते हैं,
तो इसके फलस्वरूप सोडियम तथा क्लोरीन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स की संख्या में अंतर हो जाने के कारण विद्युत आवेशित हो जाते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, सहसंयोजी बंध में बराबर हो जा रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से आए, बराबर हो गया और सहसंयोजी बंध बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स की संख्या में अंतर हो जाने के कारण विद्युत आवेशित हो जाते हैं और क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं अब हम जानेंगे कि इन सब के लिए क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो ऐसे परमाणुओं को जो आयन या इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ऐसे परमाणुओं को हम क्या कहते हैं, आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ऐसे संयोजनों में किसी परमाणु यानी कि सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक डोनर हुआ, ठीक है। यहाँ पे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी सोडियम जो क्या हुआ, वो एक डोनर हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दैट्स वाई उस पर धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज बनने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केटायन, ठीक है, क्या कहेंगे, केटायन कहेंगे। यानी कि जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यानी कि डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोराइड को दे दिया, यानी कि क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को तो सोडियम कैसा हो गया, ये हो गया। अगर हम आयन की बात करें तो हम क्या कह रहे थे कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो क्या हो गया, केटायन हो गया। तो सोडियम ने क्योंकि डोनेट किया, दैट्स वाई वो क्या हो गया, केटायन हो गया। अब क्लोराइड के पास वो आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव चार्ज जिसके पास होता है हम उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, ठीक है। और इन सब पूरों को हम अगर हम एक टर्म में यूज़ करना चाहें तो हम उसको क्या कहते हैं, आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है, आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो हमने बात की केटायन और एनायन की, और हमने बात की जो है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब हम बताते हैं आपको रिडक्शन की प्रक्रिया, यानी कि जब क्लोराइड के पास कोई जो है कि इलेक्ट्रॉन आ गया है तो उसको हम क्या करेंगे, वो जो प्रक्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे, अवकरण या अपचयन की प्रक्रिया, और इसी को कहते हैं रिडक्शन। जब क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाई, ये कहलाई अपचयन की या फिर अवकरण की प्रक्रिया या फिर रिडक्शन की प्रक्रिया, ठीक है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो क्या कहते हैं क्लोराइड है, सॉरी यहाँ पे एल होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए, ठीक है, एल होना चाहिए। तो जो क्लोराइड होता है वो ऋणावेशित हो जाता है, दैट्स वाई हम उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो इन सबको जानने और समझने के बाद आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक मैटर की संरचना होती है उसमें कैसे ऊर्जा टेक पार्ट करता है, कैसे जो है कि ऊर्जा के बगैर जो है कि कंपाउंड या फिर एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है या फिर हम कह सकते हैं कि ये बन नहीं सकता है, ठीक है। तो कंपाउंड को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा होती है उन्हें मिलती कहाँ से है, ये मिलती है उन्हें इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। तो इन सब को जानने और समझने के बाद अब हम अगर ऊर्जा की परिभाषा की बात करें तो हम क्या समझ में आता है हमको, तो जो ऊर्जा होती है वो ठीक मैटर के विपरीत उसका डेफिनेशन होता है। क्या होता है, अब मैटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैटर स्थान घेरता है और उसमें कोई ना कोई भार होता है, ठीक है। अब जो एनर्जी होती है उसका कोई अपना प्लेस नहीं होता है, उसका कोई अपना वेट नहीं होता है, ठीक है, उसका ना तो कोई वो स्थान घेरती है और ना ही उसका कोई भार होता है, दैट्स वाई इसका कोई भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल स्टेटस नहीं होता है। तब हम अगर इसकी संरचना की बात करेंगे या फिर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो वो ये होगा कि भौतिक व संरचनात्मक आधार पर नहीं होता है इसका डेफिनेशन होता है इसकी फंक्शनिंग के आधार पर, यानी कि इसकी क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पदार्थ में परिवर्तन या गति उत्पन्न करते हैं, तो अब हम अगर परिभाषा देना चाहें तो हम देंगे क्या, कार्य करने की क्षमता या कर्म शक्ति को ही हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या कर्म शक्ति को हम ऊर्जा कहते हैं। अब हम बताते हैं कि ऊर्जा के
कितने भेद होते हैं। हमने ये सारी बातें कर ली, अब हम बात करेंगे कि ऊर्जा के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऊर्जा के 2 भेद होते हैं। पहला है आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा, कार्यक्षम या फिर विभव ऊर्जा के रूप में। या तो फिर हम दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के कितने भेद होते हैं? ऊर्जा के 2 भेद होते हैं, ठीक है। एनर्जी हैज़ 2 काइंड, ठीक। एनर्जी कितने प्रकार की होती है? अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। तो 2 प्रकार की एनर्जी कौन कौन सी है? वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा या फिर कार्यरत ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है या फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है, कैसे हमारी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो इन्हीं ऊर्जा की वजह से होती हैं, इन्हीं ऊर्जा की वजह से हम कर पाते हैं। हमारे नेचर में कैसे हम जान सकते हैं कि किसमें स्थितिज ऊर्जा है और किसमें गतिज ऊर्जा है, और गतिज ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और ठंड से बच के रहिए, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहिए, और शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, ताकि जितने भी मतलब 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंटर या हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बायोलॉजी का नॉलेज मिल सके। और अगर कोई इशू है, कुछ शिकायत है या फिर जो भी है अच्छा बुरा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।